जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और आप लोगों का मोस्ट वेलकम है ना, स्वागत है यूपीपीसीएस 2023 प्रीलिम्स के इस सीरीज़ में। ये हमारी इकोनॉमी की सीरीज़ है जो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में चल रही है और आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि आज मैं रिवीजन भी कराऊंगा। आप लोगों के ऊपर भरोसा बिल्कुल ना दिखाते हुए, है ना, आज मैं रिवीजन इसी वीडियो में ही करा दूंगा ताकि आप लोग का रिवीजन भी होता चले, क्योंकि बाद में आपसे क्वेश्चन अगर सॉल्व होंगे तो आप बोलोगे इकोनॉमी की क्लास अच्छी थी, नहीं सॉल्व होंगे तो फिर तरह तरह के बहाने निकाल के लाते हो, ये भूल गया तो वीडियो से नहीं पढ़ना चाहिए था, ऑडियो से नहीं पढ़ना चाहिए था, दुनिया, है ना, तमाम तरह के एक्सक्यूजेज होते हैं। तो उनको एकदम बाइकआउट करते हुए आज हम लोग रिवीजन भी इसमें ऐड करेंगे अपना। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। हमने देखा था हज़ीरा, ये हमने लास्ट देखा था लास्ट टाइम, हज़ीरा ऑफ गुजरात, है ना। ये किस चीज़ के लिए फेमस था, ये हम लोगों ने देखा था कि गुजरात का जो हज़ीरा है वो किस चीज़ के लिए फेमस था। नेक्स्ट है हमारा ONGC। ये क्या है? ONGC जो कॉरपोरेशन है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशंस, है ना, ये क्या है, कब इस्टेब्लिश हुआ है? ये क्या है? हमारी महारत्न कंपनी। अभी हम बात करेंगे क्या है महारत्न कंपनी, है ना, इस पे अभी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। जस्ट इस क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे कि महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न कंपनियां क्या हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये ONGC एक महारत्न कंपनी है। ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1956। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये OIL है, ये ऑयल तेल वाला नहीं, मतलब ये जो टर्म है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड, O से ऑयल, I से इंडिया, L से लिमिटेड। इसका फंक्शन पूछ रहे हैं कि ऑयल इंडिया लिमिटेड का फंक्शन क्या है। तो ऐसे ऑप्शन में क्या दे देता है कभी कभी कि रिफाइनिंग का काम जो है OIL ही करती है। नहीं, जो ये OIL है इसका काम है एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करने का काम है इसका, है ना। इसका हाथ इंपोर्ट और रिफाइनरी में बिल्कुल भी नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है लार्जेस्ट गवर्नमेंट कंपनी, है ना। लार्जेस्ट गवर्नमेंट कंपनी कौन सी है? तो वो है मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1963 में। क्या बताया मैंने? मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1963 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। आइए देखते हैं क्या है ये महारत्न क्या है। देखिए, जो हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं, है ना, पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ यानी कि जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 51% है ना, 50% से अधिक यानी 51% जो शेयर है वो किसका है? गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का पैसा किसका होता है? पब्लिक का पैसा होता है। तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ या PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी इनको बोला जाता है। ठीक, तो इनकी शर्तें होती हैं। आप नवरत्ना और मिनी रत्ना, सिर्फ आप ये जान लो कि 3 तरह की कंपनीज़ हैं और तीनों अगर मैं पढ़ाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि तीनों की लिस्ट अगर आप याद कर लेंगे ना तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन हमेशा महारत्ना से आता है। ऐसे करके अगर इसमें से कौन महारत्न है तभी भी आप कर लेंगे, इसमें से कौन महारत्न कंपनी नहीं है, है ना, तभी भी आप कर लेंगे क्वेश्चन। तो ठीक, महारत्न को समझते हैं कि कौन सी कंपनी को महारत्न का स्टेटस दिया जाता है। देखिए, या तो 5,000 करोड़ का क्या हो उसका नेट प्रॉफिट, या तो देखिए पहली शर्त, या तो 5,000 करोड़ का उसके पास नेट प्रॉफिट हो, ठीक, या तो 25,000 करोड़ का उसके पास क्या हो? कारोबार हो। उसका जो पूरा कारोबार हो वो 25,000 करोड़ का है। या तो नेट प्रॉफिट हो उसका 5,000 करोड़ का, या फिर कारोबार हो उसका 25,000 करोड़ का, और या तो फिर 15,000 करोड़ का औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य हो उसका। ठीक है ना, पिछले 3 वर्ष के लिए औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य हो उसका पिछले 3 साल के लिए। तो ये जब 3 शर्तें रहेंगी ना,
तीनों में से कोई एक शर्त रहेगी तो उसको महारत्न का स्टेटस दे दिया जाता है। तो आपसे ये न पूछ करके आपसे क्या करता है, ये पूछ लेता है कि इसमें से जो आपके पीसीएस के जो कॉन्टेक्स्ट में है वो मैं बता रहा हूँ कि कौन सी इसमें से महारत्न है, कौन सी नवरत्न है, कौन सी महारत्न नहीं है। तो सिर्फ आप महारत्ना जो कंपनीज हैं उनका सिर्फ नाम याद करिए तो कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा कि अगर जो याद है वो महारत्ना है, अगर उनमें से तो महारत्ना है, अगर कोई नया नाम दिखता है तो वो महारत्ना नहीं है। क्या है वो? महारत्ना नहीं है। तो देखिए अभी इस समय कितने हो चुके हैं टोटल? 12। ठीक, अगर एग्जामिनेशन तक कुछ भी घटेंगे बढ़ेंगे वो करंट अफेयर में आएगा तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे। जब आई दृष्टि वाली आती है ना करंट अफेयर, तो उसमें हम अपना इकॉनमी वाला सेक्शन कवर कर लेंगे। तो सपोज़ कीजिए कि अभी मान लिया हाल ही में कोई चीज़ एकदम से अपडेट हो गई है ना, या फिर एकदम से 2-4 दिन में अपडेट हो गई, या आज अपडेट हो गई, या अगले 10-15 दिन में अपडेट हो गई, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ना, उसको जब आई दृष्टि आएगा उसमें इकॉनमी वाला सेक्शन आएगा तो जो भी अपडेटेड चीज़ें होंगी पिछले 6-8 महीने की, साल भर की, वो उसमें आ जाएगा, तो वहाँ से आपका सही हो जाएगा। तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। ठीक, देखिए 12 कंपनीज रिसेंटली हैं। ठीक, इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए मैंने क्या किया था ना, जैसे बोलने में जो एक जैसी लगती है ना उनको मैंने एक साथ कर लिया था, जो बोलने में एक जैसी लगती है, जैसे भेल, गेल, सेल। ठीक, भेल, गेल, सेल ये हो गया। फिर सिल, ठीक है ना, ये पूरा इसका नाम है पीजी सेल। ठीक, अभी बताते हैं सबका फुल फॉर्म। ठीक, सेल, तो ऐसे ऐसे करके 12 कंपनीज हैं इसमें। ठीक, भेल, सेल, आईओसी, सॉरी ये अभी सेल ही याद रखिए इसको अभी। ठीक, भेल, गेल, सेल, सेल, आईओसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, बीपीसीएल, अभी फुल फॉर्म बताता हूँ इसका, एचपीसीएल, पीएफसीएल, है ना, और जो सबसे लास्ट में अभी जो 12वां जिसको मिला है, ठीक है ना, जिसको अभी 12वां जो मिला है वो है REC। आर का मतलब रूरल इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक, किसको मिला है? रूरल इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक, तो देखिए इसका फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। देखिए एनटीपीसी का क्या है ना, इसको देखिए सबसे पहले भेल का देखते हैं हम लोग। ठीक, भेल का क्या है? भेल हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है ना, सॉरी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। नेक्स्ट है हमारा ये गेल। ठीक, गेल है। फिर नेक्स्ट है उसके बाद सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है सेल का? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर नेक्स्ट है इसके बाद सेल, इसका या फिर पूरा बोल सकते हैं पीजी सेल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक ना, आईओसी का इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है ना, आईओसी का क्या हो गया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। एनटीपीसी का क्या हो गया? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक ना, इसके बाद क्या है नेक्स्ट? ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है ये रह गए बीपीसीएल, एचपीसीएल और पीएफसीएल। तो पीएफसीएल का है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पीएफसीएल का क्या है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो किसका किसका आपका बच गया अभी, है ना, किसका किसका बच गया? एचपीसीएल, बीपीसीएल और एनटीपीसी, इन 3 का बच गया, है ना। कहीं तो एक्चुअली इनका थोड़ा सा स्किप हो रहा है, हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट इसको गूगल पे ही। ठीक है ना, एनटीपीसी। ठीक, ऐसे आपको भी अगर सर्च करना है तो डायरेक्ट डालिए इस पे आकर के एनटीपीसी। देखिए एनटीपीसी का नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड।
एनटीपीसी का क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट इसके बाद क्या बच गया? बीपीसीएल, ठीक। सीधे यहां से भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट ये हो गया आपका। इसके बाद आपका क्या बच गया? एचपीसीएल है ना। एचपीसीएल का आप देख लीजिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक ना। तो ये हो गया सबका फुल फॉर्म आपका। आइए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं ये हाल क्या है? HAL, हाल क्या है ये? ठीक, वो एक्चुअली ये 2-3 का मैं आपको गलत तो नहीं पढ़ा सकता हूँ ना, दिमाग ही है, थोड़ा सा दिमाग से स्किप कर जाता है, तो ये तीनों का इसलिए मैंने डायरेक्टली गूगल डाउन कर लिया है ना। नेक्स्ट है आपका हाल, HAL, ठीक है ना। ये क्या है? क्या है ये हाल? क्या आप बताएंगे क्या है? आप बताना चाहेंगे क्या है ये हाल? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। क्या है इसका काम? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म एंड होटल इंडस्ट्रीज। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म एंड होटल इंडस्ट्रीज इज डन बाय, किसके द्वारा की जाती है? ITDC है ना, इंडियन टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है ना। ITDC इंडियन टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस। नेक्स्ट क्या है इसके बाद? ऑयल प्राइस इन इंडिया आर डिसाइडेड बाय। ऑयल प्राइस इन इंडिया आर डिसाइडेड बाय, किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है ऑयल प्राइस? बताइए। ऑयल कंपनीज द्वारा डिसाइड किया जाता है क्या? ऑयल कंपनीज द्वारा डिसाइड किया जाता है ये? तो आपका आंसर है नहीं। ऑयल कंपनीज ऑयल प्राइसेस डिसाइड नहीं करती हैं। तो फिर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, स्टेट गवर्नमेंट प्लस मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। कौन कौन? मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, ठीक ना, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, ठीक ना। ये तीनों मिलकर के आपका क्या करती हैं? ऑयल प्राइस डिसाइड करती हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ यूपी फाइनेंस कॉरपोरेशन। यूपी फाइनेंस कॉरपोरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सपोर्ट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन स्टेट। राज्य में इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को सपोर्ट करना, ठीक है ना। राज्य में इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को सपोर्ट करना, ना कि देखिए इसका टूरिज्म वगैरह से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। इसका ये जान जाइए कि टूरिज्म वगैरह से इसका कोई रिलेशन नहीं है, वहाँ से कंफ्यूज करके कई बार क्वेश्चन बना चुका है यहाँ से। नेक्स्ट है उसके बाद उद्योग बंधु। उद्योग बंधु क्या है? इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन टू असिस्ट इंडस्ट्रियल यूनिट इन सॉल्विंग टाइम बाउंड एस्टेब्लिशमेंट एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। यानी कि उद्योग बंधु क्या है? बंधु मतलब क्या होता है? लोग बोलते हैं ना आप बंधु हैं, सखा हैं हमारे, है ना। यानी कि आपका अच्छा सोचने वाला, आपका अच्छा चाहने वाला, आपका अच्छा करने वाला, ठीक। तो ये क्या करता है कि अगर इंडस्ट्रियल यूनिट के इस्टेब्लिशमेंट में, उनको इस्टेब्लिशमेंट में या उनके इन्वेस्टमेंट में कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है उसका कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन बताया जाता है। सॉल्यूशन वो टाइम बाउंड सॉल्यूशन आपको बताया जाता है, उसका मतलब करवाया जाता है, आपकी ये मदद करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है? बिफ्र, यानी इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल एंड रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। ये बिफ्र का फुल फॉर्म है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप नोट्स बना रहे हो तो उसको लिख लीजिए, है ना।
इसका काम क्या है? रिकंस्ट्रक्शन एंड फाइनेंसिंग ऑफ सिक यूनिट्स, यानी कि जो इंडस्ट्रीज क्या कहते हैं कि मतलब इतनी क्या कहते हैं उसको, सिक हो गई हैं, मतलब समझ रहे हैं आप कि इस अवस्था में पहुंच गई हैं कि वो आगे अपने फैक्ट्री इंडस्ट्री को कंटिन्यू नहीं कर सकती हैं। तो क्या करेगा उनको रिकंस्ट्रक्ट करता है, उनको रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है। कैसे? फाइनेंस की मदद से, कि उनको कुछ छोटा मोटा फाइनेंस का हेल्प करके उनको फिर से खड़े होने में मदद करता है उनकी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ मेगा फूड पार्क स्कीम, यानी ये क्या है मेगा फूड पार्क स्कीम, बताएंगे आप? मेगा फूड पार्क स्कीम क्या है, बताइए। 1 सेकेंड का मैं आपको समय दे रहा हूं, थोड़ा सा सोचिए क्या है ये मेगा फूड पार्क स्कीम। क्या आपने पढ़ाई की है? देखिए, टू इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं, समझ रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोल्ड स्टोरेज वगैरह इंप्रूव करने में, अगर देखिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके पास अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वही आपको मिल पाएंगे, उसके अलावा बाकी चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी, है ना, बाकी चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी। तो क्या है ये, इसका काम क्या है मेगा फूड पार्क स्कीम का, कि आपके लिए बड़े स्तर पे फूड सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड हो सके, इसके लिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ फ्री इंडिया। पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब लाई गई थी फ्री इंडिया की, कब अनाउंस की गई थी? तो इसका आंसर है 1948, 1948। इसका आंसर है 1948, 1948। नेक्स्ट है लाइसेंसिंग पॉलिसीज फॉर द इंडस्ट्रियल फॉर इंडस्ट्रीज है, सॉरी, फॉर द इंडस्ट्रीज ड्रीव स्ट्रेंथ फ्रॉम। इसका मतलब क्या है, हिंदी में क्या है मतलब, लाइसेंसिंग पॉलिसीज इंडस्ट्रीज को जहां से ताकत मिलती है वो लाइसेंसिंग पॉलिसीज। देखिए, इंडस्ट्रीज को अगर लाइसेंस मिल जाता कोई काम करने के लिए तो उसको एक स्ट्रेंथ, जैसे आपको ही ड्राइविंग लाइसेंस मिलती है तो आपको स्ट्रेंथ मिलता है ना एक, कि हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत हो गई, कोई बात हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया तो मेरे पास लाइसेंस है, यानी मुझे चलाना आता है, गलती से हो गया, ठीक ना, तो इनको स्ट्रेंथ मिलती है कंपनीज को लाइसेंस से। तो वो कब लाई गई? वो कब लाई गई? इंडस्ट्रीज एक्ट 1951 के तहत। वो कब स्ट्रेंथ मिलती है उसको, कब लाइसेंसिंग पॉलिसीज मिलती हैं इस तरह की? 1951 में, 1951 में। नेक्स्ट है लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी। लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब लाई गई थी? लिबरलाइजेशन याद है आपको? प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी जो मैंने पढ़ाया था आपको ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, रिफॉर्म जो मैंने आपको बताया था, ये कब आया था? 1991, 1991, सॉरी ये 1991 में लाया गया था, ठीक ना। सॉरी एक्चुअली समझाने के चक्कर में मेरा दिमाग मिस कर गया थोड़ा सा। लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसका आंसर है, मैं बोल यहाँ रहा हूँ, टिक यहाँ मैंने लगा दी गलती से, सॉरी माफ़ कीजिएगा उसके लिए। तो लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब लाई गई थी? 1991 में, है ना, 1991 में लाई गई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक ना। 1 सेकेंड वेट कीजिएगा। एक सेकेंड, बाहर से एक्चुअली थोड़ी आवाज़ आ रही थी तो मैंने सोचा डिस्टर्बेंस होगा, है ना। नेक्स्ट है कंपनीज डिक्लेयर डिविडेंड ऑन। ये देखिए यहाँ पे क्या है, बिना कॉन्सेप्ट के आपके काम नहीं चलने वाला है कि डिविडेंड क्या है। अब यहाँ पे बिना कॉन्सेप्ट के यहाँ पे आके आप अटक जाएंगे, ये डिविडेंड क्या है, ठीक है ना। कंपनी जो होती है डिक्लेयर करती है डिविडेंड ऑन, तो इसका आंसर है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसका आंसर क्या है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल।
ठीक, लेकिन क्या है ये डिविडेंड और क्या है ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल, बताइए। डिविडेंड क्या किसी को पता है? कमेंट सेक्शन में कोई बताएगा डिविडेंड क्या है और ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है। देखिए इसको समझिए, ये समझ लीजिए आज का एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना ये आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। ये बिना कॉन्सेप्ट के ये आंसर आप मतलब कर ही नहीं सकते हैं, ठीक। डिविडेंड क्या है? तो इसका आंसर है कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड ऑन सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या है ये? पहले ये समझिए कि सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, फिर समझते हैं कि ये डिविडेंड क्या है, ठीक। देखिए कई तरह के कैपिटल होते हैं, कैपिटल में कई तरह के टर्म यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें पहला है, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। पहला है इसमें जो ज़रूरत है हम बस उतना समझेंगे, ठीक ना। ऑथोराइज कैपिटल, ये अभी टर्म्स पे मत जाइए, अभी सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक ना। हिंदी में समझाऊंगा इसको अच्छे से। ऑथोराइज कैपिटल। नेक्स्ट है इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल। नेक्स्ट क्या है? इशूड कैपिटल। उसके बाद थर्ड है इसमें सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कैपिटल, ठीक। ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और तीसरा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब ये तीन तरह के ये क्या हैं? तो इस पे मिलता है, ये बोलता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल पे मिलता है। तो अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल समझने के लिए आपको ऑथोराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल भी समझना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए, चलिए उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल से, ठीक। कि मान लीजिए आप एक कंपनी खोलते हैं, खोलने का प्रयास कर रहे हैं, खोलना चाहते हैं, और उसके लिए आपको सपोज कीजिए 50 लाख रुपए की ज़रूरत है, ठीक। 50 लाख रुपए की इसके लिए आपको ज़रूरत है। तो एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो आप इसके पास जाएंगे, ठीक। अगर ये 50 लाख रुपए नहीं है आपके पास, तो मान लिया आपके पास खुद ही है 50 लाख रुपए, तो कोई बात नहीं, बहुत बड़े आदमी है। लेकिन नहीं है तो क्या करेंगे? लोगों से पैसे इकट्ठे करके तब वो करेंगे, ठीक। तो क्या होगा? आप जाएंगे ROC के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। आप इनको जाकर के बोलेंगे कि मेरे को शेयर इशू करना है और मैं कैपिटल कलेक्ट करके कोई नई कंपनी खोलना चाहता हूँ। तो आप इनसे ये आपसे पूछेंगे कि कितना पैसा चाहिए, तो ये आप बोलेंगे 50 लाख। सपोज़ कि ये बोलते हैं नहीं 50 लाख अभी हम नहीं कर सकते, हम 35 लाख तक का शेयर इशू करने के लिए आपको हम ऑथोराइज़ कर सकते हैं। तो बोलेंगे चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं, 35 लाख ही कर लेंगे। बोलेंगे कि इनके पेपर वेपर सब देख करके कि नहीं हम सिर्फ आपको 35 लाख रुपए ही दे सकते हैं। तो ये बोलेंगे चलिए ठीक है, हम इसमें ही खुश हैं, 35 लाख में ही या 40 लाख रुपए में ही हम खुश हैं, ठीक। तो अब ये क्या हो गया? ये ROC, ये जो इंस्टीट्यूशन है, इसकी अथॉरिटी ज़रूरी होती है ना, शेयर इशू करने के लिए। नहीं तो लीगली, नहीं तो वो काम आपका शेयर इलीगल हो जाएगा, ठीक ना। इसकी ये आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक ना। ये आपको इनसे चाहिए ही चाहिए। जैसे गाड़ी जब आप चलाते हो तो गाड़ी का पेपर आपको चाहिए ही चाहिए, लाइसेंस पेपर आपके पास चाहिए ही चाहिए। तो एक तरह से लाइसेंस इनसे ROC से आपको चाहिए ही चाहिए शेयर इशू करने के लिए। तो चलिए 35 लाख रुपए का मान लीजिए उन्होंने दे दिया, तो ये क्या हो गया? ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या हो गया? ऑथोराइज्ड कैपिटल। मतलब इतने के लिए ही आपको ऑथोराइज किया गया, इतना ही शेयर आपको आप इशू कर सकते हैं। 35 लाख रुपए ही यानी आप टोटल कलेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये क्या हो गया? ऑथोराइज, इतने की आपको अथॉरिटी मिली हुई है। नेक्स्ट, अब सपोज कीजिए कि मान लीजिए आपको लगता है कि जो 35 लाख रुपए का काम है वो 2 साल में है, मुझे अभी मुझे 25 लाख रुपए का काम है और बाद में मुझे 10 लाख रुपए का काम है। लेकिन अगर कहीं ये पहले ही मैंने ले लिया अगर, तो मुझसे हो सकता है गलत जगह खर्च हो जाए और फिर बाद में मेरा काम ना चल पाए, मेरी कंपनी ना स्टार्ट हो पाए, ठीक। तो अब क्या करेंगे कि अभी इस साल मुझे 25 लाख रुपए का काम है या इस महीने मुझे 25 लाख रुपए का काम है, तो मैं 25 लाख रुपए का ही शेयर इशू करूँगा।
पब्लिक को खरीदने के लिए, ठीक है ना। 25 लाख रुपए का ही शेयर इशू करूंगा पब्लिक को खरीदने के लिए। तो अब ये क्या होगा, जो ये आपने इशू किया जितना 35 लाख रुपए तो अथॉरिटी आपको दी गई, लेकिन आपने इशू किया कितना 25 लाख रुपए, तो ये क्या हो गया इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल हो गया 25 लाख रुपए, ठीक। अब मान लीजिए चलिए आपने 25 लाख रुपए इशू किए, लेकिन हो सकता है कि 25 लाख रुपए का लोग पूरा खरीद लें और हो सकता है कि लोग ना भी खरीदें। आपका शेयर हो सकता है कि लोग ना भी खरीदें, हो सकता है कि लोग 22 लाख रुपए का ही शेयर आपका खरीदें, है ना, उसके बाद का शेयर आपका बिक ही ना पाए। तो क्या होगा, फाइनली ये हो गया, यानी कि 22 लाख रुपए का शेयर लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, ठीक। तो ये क्या हो गया, जो 22 लाख रुपए हो गए वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी कि 35 लाख के लिए आपके पास अथॉरिटी थी, आपने इशू किया 25 लाख रुपए और लोगों ने सब्सक्राइब किया उसमें से मात्र 22 लाख रुपए, ठीक ना। उस बार कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया 22 लाख रुपए। तो देखिए यानी इतने लोग ही शेयर लिए ना 22 लाख रुपए पे ही। तो ये ऑथोराइज कैपिटल पे डिविडेंड कैसे मिलेगा, जो फायदा, अभी एक तरह से समझ जाइए डिविडेंड जो है ये फायदा है, ये जो कंपनी को जो प्रॉफिट है ऐसे समझ जाइए वो है मिल रहा है। तो प्रॉफिट जब शेयर 22 लाख रुपए का इसका बिका है ना, तो ये 35 लाख रुपए अगर सपोज कीजिए लगाते हैं कंपनी में, तो ये 35 लाख रुपए के प्रॉफिट पे क्यों देंगे इन 22 लाख वालों को। ये तो जितना सिर्फ ये लोग शेयर लगाए हैं, जितना सब्सक्राइब किया गया है कैपिटल 22 लाख रुपए, उतने पे ही तो जो प्रॉफिट होगा वही देंगे ना। सपोज कीजिए वो बाकी 35 के अलावा 15 लाख रुपए अपने घर से लगाया हो, वो 25 लाख रुपए अपने घर से लगाया हो, वो तो जो पूरा ऑथोराइज कैपिटल है उस पर नहीं देगा, वो कितने पे देगा, जितना सब्सक्राइब किया लोगों ने 22 लाख रुपए पे किया, तो उसी शेयर पे जितना फ़ायदा होगा उसी पे शेयर दिया, उसी पे डिविडेंड दिया जाएगा। अब ये डिविडेंड क्या है, क्या है ये डिविडेंड, ये समझ जाइए, है ना। इट इज़ द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर फ्रॉम द कंपनीज नेट प्रॉफिट, यानी कि हिंदी वाले समझ लें कि जो नेट प्रॉफिट होता है ना कंपनी का, सपोज कीजिए कि 35 लाख रुपए की कंपनी, अरे 22 लाख रुपए की कंपनी खोलने के बाद इनको, सपोज कीजिए कि कंपनी अपनी खूब चलती है और 1 साल बाद इनका नेट प्रॉफिट आता है 4 लाख रुपए का। नेट प्रॉफिट कितना आता है 4 लाख रुपए का। तो अब इस 4 लाख रुपए में से जितने शेयर होल्डर होंगे, 4 लाख रुपए में जितने मान लीजिए एक्स नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं, तो इनसे डिवाइड कर दिया जाएगा और नेट प्रॉफिट को जैसे जैसे शेयर में लोगों ने, जैसे जैसे शेयर लोगों ने लिया है जिस रेशियो में, उस रेशियो में सबको उस प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा, ठीक ना। उस प्रॉफिट को क्या किया जाएगा, सबके जैसे जितना जितना जिन्होंने पैसा लगाया है उस रेशियो में उनको वो प्रॉफिट बांट दिया जाएगा। वही क्या कहा जाता है, डिविडेंड, वही क्या कहा जाता है, डिविडेंड। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है स्टील प्लांट। क्या है ये स्टील प्लांट, है ना। अब देखिए आगे जो है वो सिर्फ क्या है, एक तरह से रटने वाली चीज़ें हैं, ठीक। स्टील प्लांट है, स्टील प्लांट कौन कौन सा, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर और राउरकेला, ठीक ना। भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर और राउरकेला, ये 4 हैं, ठीक। तो ये इसमें पता है क्या पूछता है कि ये किसकी मदद से इस्टेब्लिश किए गए हैं, किसकी मदद से इस्टेब्लिश किए गए हैं, कौन सी विदेशी कंपनी है जिसने इसके इस्टेब्लिशमेंट में मदद की है, ठीक। और दूसरा ये पूछता है कि ये कहाँ पे हैं, दूसरा क्या पूछता है कि ये कहाँ पे हैं। तो भिलाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़। भिलाई कहाँ पे है, छत्तीसगढ़। रुकिए मैं डिलीट कर दूँ इसको थोड़ा, भिलाई कहाँ पे है, छत्तीसगढ़, ठीक। बोकारो कहाँ पे है, झारखंड। बोकारो कहाँ पे है, झारखंड में। दुर्गापुर उड़ीसा, ठीक। नेक्स्ट राउरकेला, वेस्ट बंगाल। राउरकेला कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। भिलाई छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड, दुर्गापुर कहाँ पे है, उड़ीसा में है और राउरकेला वेस्ट बंगाल में।
ठीक, अब अगली चीज़ ये देख ले कि इसकी ये किसकी किसकी मदद से इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है ना, ये किसकी किसकी मदद से इस्टेब्लिश हुआ है। तो जो ये भिलाई है वो रूस की मदद से, किसकी, रशिया जिसको बोलते हैं, ठीक ना, रूस की मदद से इस्टेब्लिश किया गया है। बोकारो यूएसए, बोकारो यूएसए, ठीक, बोकारो किसकी मदद से, पहला तो मैंने ये बताया किस राज्य में इस्टेब्लिश हैं, और दूसरा मैं ये बता रहा हूँ किस देश की मदद से ये इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो भिलाई रशिया की मदद से, बोकारो यूएसए की मदद से। नेक्स्ट दुर्गापुर, दुर्गापुर यूके, जो ये दुर्गापुर का स्टील प्लांट है वो यूके से, यूके की मदद से इस्टेब्लिश किया गया है। और जो ये राउरकेला है, वो राउरकेला का स्टील प्लांट वो जर्मनी की मदद से, जर्मनी की मदद से, ठीक ना, राउरकेला का जो स्टील प्लांट है वो जर्मनी की मदद से इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका स्टील प्लांट। तो इसमें दो, अब इसमें से आप कुछ मत इंपॉर्टेंट निकालने लगिएगा क्योंकि ये PYQ से ही मैंने निकाला है, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, सूरत में है। इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, सूरत में है। नेक्स्ट प्लेसेस नोन फॉर, ये जो स्थान है विशाखापट्टनम, मूरी, गुड़गांव, पनकी, मोदीनगर, बाराबंकी, कानपुर, कोयम्बटूर, ये सब जगह जो है वो किस लिए फेमस हैं, ये मैच द फॉलोइंग में आता है। कई बार मैच द फॉलोइंग में आपसे ये पूछ लिया जाता है, ठीक। तो विशाखापट्टनम, सबसे पहला विशाखापट्टनम, इकोनॉमी का बहुत फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से एक आध क्वेश्चन हर बार ही आ जाता है। तो विशाखापट्टनम शिप बिल्डिंग, विशाखापट्टनम शिप बिल्डिंग, ठीक ना। विशाखापट्टनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। मूरी, मूरी कहाँ पे है, मूरी एक स्थान है जो कि झारखंड में है। कहाँ पर है, झारखंड में है। ये किस चीज़ के लिए फेमस है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक ना। नेक्स्ट है गुड़गांव, गुड़गांव, गुड़गांव किस लिए फेमस है, ऑटोमोबाइल्स के लिए। गुड़गांव किस लिए फेमस है, ऑटोमोबाइल्स के लिए। नेक्स्ट है पनकी, ये कहाँ पे है, यूपी में है। पनकी यूपी में है। ये किस लिए फेमस है, फर्टिलाइजर्स के लिए। इसको एकदम रट डालिएगा, है ना, इसका कोई उपाय नहीं है, आपको रटना ही रटना है इसको, ठीक। तो एक तो ये पूछ सकता है जो फर्टिलाइज़र के लिए फेमस है स्थान पनकी, वो कहाँ पे है, ठीक। तो यूपी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से कम ही पूछता है, ज़्यादा इसी तरह से कि पनकी इज़ फेमस फॉर, किस चीज़ के लिए फेमस है, फर्टिलाइज़र के लिए। नेक्स्ट है मोदीनगर, मोदीनगर कहाँ पे है, मोदीनगर कहाँ पे है, गाज़ियाबाद में। किस चीज़ के लिए फेमस है, रबर के लिए। किस चीज़ के लिए फेमस है ये, रबर के लिए। नेक्स्ट बाराबंकी, लखनऊ के पास जो बाराबंकी है वो पॉलीफाइबर, पॉलीफाइबर के लिए है। नेक्स्ट कानपुर, कानपुर किस लिए, एक्सप्लोजिव्स के लिए, एक्सप्लोजिव्स है ना, जो बम पटाखे बनाए जाते हैं उनके लिए। नेक्स्ट है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर किसके लिए है, कोयम्बटूर कहाँ पे है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर जो है किस लिए फेमस है, वो कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए फेमस है। किसके लिए, कॉटन टेक्सटाइल्स। राउरकेला, राउरकेला किस लिए फेमस है, आयरन एंड स्टील के लिए। राउरकेला किस लिए फेमस है, आयरन एंड स्टील के लिए। नेक्स्ट कपूरथला, कपूरथला किस लिए फेमस है, रेल कोच के लिए, रेल कोच के लिए। नेक्स्ट है हमारा बरौनी, नेक्स्ट है बरौनी, बरौनी कहाँ के लिए फेमस है, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है यहाँ पे, पेट्रोलियम की क्या की जाती है यहाँ पे, रिफाइनिंग की जाती है। नेक्स्ट सिंगरौली, नेक्स्ट क्या है, सिंगरौली, सिंगरौली कहाँ पे है, एमपी में। सिंगरौली कहाँ पे है, एमपी में है। ये किस लिए फेमस है, कोल के लिए, कोल के लिए। किसके लिए, कोल के लिए। नेक्स्ट कजरहट, नेक्स्ट क्या है, कजरहट है ना। कजरहट
ये यूपी में है। ये किस चीज़ के लिए फेमस है? सीमेंट के लिए, सीमेंट प्रोडक्शन के लिए, ठीक ना। नेक्स्ट है हमारा कोयले। आप लिखने पे मत ध्यान दीजिए, वो तो मैं बस ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए और साथ में आप नोट्स बनाते चल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आनंद। नेक्स्ट क्या है? आनंद, जो कि गुजरात में है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए फेमस है ये। अभी ये दोनों हम लोग देखते हैं बाद में। ये पहले देखिए कांडला। कांडला किस लिए फेमस है बताएंगे आप? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, गल्फ ऑफ कच्छ में है। यहाँ पे ये क्या है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, यानी यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए फेमस है अपने ये। नेक्स्ट क्या है? सूरत। सूरत किस लिए फेमस है? कॉटन टेक्सटाइल्स, ठीक। नेक्स्ट है हमारा चुर्क। चुर्क किस लिए फेमस है? सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए है। लुधियाना कपड़ों के लिए, होजरी के लिए, होजरी प्रोडक्ट्स के लिए। कटनी, ये कटनी किस लिए फेमस है? सीमेंट और चूने के लिए, सीमेंट और चूने के लिए फेमस है कटनी। नेक्स्ट क्या है इसके बाद? भदोही। भदोही किस लिए है? वूलन कारपेट के लिए। भदोही किस लिए है? वूलन कारपेट के लिए। बेंगलुरु, बेंगलुरु एक तो आईटी इंडस्ट्री है यहाँ पे, और दूसरा क्या बेंगलुरु में? सिल्क टेक्सटाइल्स। सिल्क के जो कपड़े होते हैं वो बेंगलुरु के बहुत फेमस हैं। नेक्स्ट हमारा टीटागढ़। टीटागढ़ किस लिए फेमस है? जूट प्रोडक्ट्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा गुजरात। गुजरात फेमस है, ये जो पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है इसमें क्या ऑप्शन दिया गया है? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए। बहुत चीज़ों के लिए फेमस है, लेकिन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है, इस बात के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। नेक्स्ट, ये दोनों रह गया था ना। नेशनल रिन्यूअल फंड। नेशनल रिन्यूअल फंड ये किस लिए इस्टेब्लिश किया गया था? नेशनल रिन्यूअल फंड किस लिए इस्टेब्लिश किया गया था? टू सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स हु मे बी अफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ इंडस्ट्रीज और क्लोजर ऑफ सिक यूनिट्स, है ना। इट इज़ अ काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी टू द लेबर्स। हिंदी वाले, इंग्लिश वालों के लिए मैंने बता दिया, हिंदी वाले समझिए कि एक तरह से सामाजिक सिक्योरिटी है ना, सोशल सिक्योरिटी है, लेबर्स को प्रोवाइड करता है ये, ठीक ना। ताकि देखिए, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक, वो क्या है कि आप कोई काम हाथ से करते हैं, ठीक ना, कोई लिखा पढ़ी का काम करते हैं आप हाथ से, वो कंपनी में क्या होता है, टेक्नोलॉजी आती है, इस तरह की टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर लाया जाता है कि जो 10 लोग काम कर रहे थे उनके बदले एक कंप्यूटर ही काम कर दे रहे, बहुत सारी कंपनी में हो रहा है। तो क्या किया जाएगा, एक ऑपरेटर रहेगा और बाकी 9 लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो वो कहाँ जाएंगे? तो जो नेशनल रिन्यूअल फंड है वो क्या करता है, उससे उनकी मदद की जाती है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा टर्म गोल्डन हैंडशेक। क्या है ये गोल्डन? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है ये, ठीक है ना, VRS जिसको बोलते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में। गोल्डन हैंडशेक एक प्रोग्राम लाया गया था, है ना। इसमें क्या बोला जाता है कि आप स्वयं अपनी इच्छा से रिटायरमेंट दें, ठीक ना, स्वयं अपनी इच्छा से आप क्या करें, रिटायरमेंट दे सकते हैं इस प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन इंडिया। कौन है भाई लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर? बताएंगे आप लोग। हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर? बताइए। थोड़ा सा मैं जानबूझ के आपको टाइम दे रहा हूं आप लोगों को। महाराष्ट्र कौन है बताइए। महाराष्ट्र और यूपी, इन दोनों में मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, कौन है बताइए। कमेंट सेक्शन में, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप कमेंट सेक्शन में इसको आप मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक ना। कमेंट सेक्शन में आप इसको मुझे ज़रूर बताएंगे। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन इंडिया, ये मेरे लिए बहुत आसान काम था, मेरे पास है, मुझे याद भी है, लेकिन ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। मैं देखूंगा कि कितने लोग कमेंट में इसका आंसर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट है
हेड ऑफिस ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्या है, हेड ऑफिस ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। कहाँ पे है ये, मुंबई में, मुंबई में है ये, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है, देखिए बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई हैं, ये बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई हैं इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड, बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई हैं। तो देखते हैं कौन सी कमिटी किससे रिलेटेड है, हम लोग ये देखेंगे आज, है ना। तो गोस्वामी कमेटी, गोस्वामी कमेटी किससे रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल सिकनेस, इंडस्ट्रियल सिकनेस कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो बैठ रही हैं, बंद हो रही हैं, क्या कारण है ना, क्यों बंद हो रही हैं, क्या या फिर उनके जो सिकनेस की जो वजह है वो क्या है, इसके लिए कि कंपनीज क्यों बैठ रही, भाई यही तो क्या कहते हैं स्तंभ है देश का। भाई जो हमारी कंपनीज हैं वही तो हमारे देश का स्तंभ है, कहीं ना कहीं जो हमारी कंट्री ग्रो कर रही है उसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है गोस्वामी कमेटी, वो उस पर रिसर्च करती है। नेक्स्ट क्या है, जानकी रमन कमेटी, जानकी रमन कमेटी, ये शेयर में स्कैम, जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, अगर उसमें स्कैम किया जा रहा है किसी तरह का तो उसको कैसे सुलझाया जा सके, उस पर बनाई गई जानकी रमन कमेटी। मल्होत्रा कमेटी, मल्होत्रा कमेटी इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड है, इसमें बहुत कुछ समझाने के लिए कुछ है नहीं, है ना। नेक्स्ट तारापुर कमेटी, तारापुर कमेटी रुपी कन्वर्टिबिलिटी के लिए कि कितनी रुपी कन्वर्ट हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज, है ना, किससे रिलेटेड है, रुपी कन्वर्टिबिलिटी या फिर बोल सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज। मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया हुआ अच्छे से कि फॉरेन एक्सचेंज है क्या, ठीक। नेक्स्ट है हमारा मीरा सेठ कमेटी, मीरा सेठ कमेटी है, ये किस लिए है, मीरा सेठ कमेटी डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम्स, डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम्स कि कैसे इनका विकास किया जा सके, ठीक। नेक्स्ट क्या है, सत्यम कमेटी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो हैं उनके डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज किस तरह से बनाई जाए कि उनका बेहतर तरीके से डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए कौन सी कमेटी बनाई गई, सत्यम कमेटी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी, लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी ऑफ इंडिया। मुझे इसका आंसर पता है ना, आंसर चलिए आपको बता देता हूं, आप ये बताएंगे कि ये है क्या, एम जंक्शन। आपका होमवर्क ये है, दो चीज़ मैंने आपको होमवर्क में दी है, मैं देखूंगा आप कमेंट में बताते हैं कि नहीं, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, या बस मैं पढ़ाए जा रहा हूं, है ना। तो लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी है एम जंक्शन कमेटी, आप कमेंट में बताइए कि ये है क्या, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा आज का ये इकोनॉमी का सेशन, और मुझे लगता है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। अगर रिवीजन क्लास बीसी में किया गया, मैं टीम से बात करता हूँ कि रिवीजन क्लास अलग से कर दिया जाए उसको, है ना, क्योंकि अभी देखिए लगभग ठीक ठाक मुझे लगता है कि टाइम तो, लेकिन क्लास ठीक ठाक लंबी हो चुकी है, तो अगर इसको और ज़्यादा अगर खींचा जाएगा तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। तो इसलिए तो आज हम लोगों ने क्या देखा, अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर हमने आज अपना समाप्त किया। हम लोग क्या क्या देख चुके हैं शुरू से देखते हैं। हमने सबसे पहले देखा इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जो दूसरा देखा हमने। तीसरा हमने क्या देखा, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, कॉन्सेप्ट कि ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है ना, मिनिमम वेज एक्ट क्या है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे हमने। 8 कोर इंडस्ट्रीज देखी। क्या इसका कॉन्सेप्ट आपको याद, कोड आपको याद है? कितने लोगों को इस टाइम इसका कोड याद है जो मैंने बताया था? कितने लोगों को इसका वेटेज के अनुसार जो क्रम है इनका वो कितने लोगों को याद है 8 कोर इंडस्ट्रीज का? आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताइएगा। चलिए मैं रिवाइज कर, रेस्कॉक एनसीएफ, रेस्कॉक एनसीएफ, इसको बस आप क्रम से सजा लीजिए, आपका हो जाएगा,
ठीक, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने देखी, लेटेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सिडबी, ये सब सारी चीज़ें हमने देखी, है ना। और स्टील इंडस्ट्रीज प्लांट्स जो हैं वो देखे हमने, ये सारे प्लेसेस देखें। कहने का मतलब है कि आज आपका इंडस्ट्री वाला सेक्शन ख़त्म हो गया आपका, है ना। और अब आपका काम क्या है कि आप क्लासेस को एक बार पुनः दोबारा देखें और रिवाइज करें उससे, और अपने पेपर ज़रूर सॉल्व करें। ठीक, चैप्टर वाइज जो भी मार्केट में पेपर्स आते हैं आप उनको ज़रूर सॉल्व करें। हाँ, इतना पढ़ाने के बावजूद भी कहीं आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है, आपको कॉन्सेप्ट में अगर कोई कमी रह गई है तो वो आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।